हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून बने हुए हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी भी जानते हैं कि महिलाएं जो है, विमेन जो है, वो हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 50% पार्ट, ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो महिलाएं हैं। तो हमारा देश कब आगे बढ़ेगा? जब हमारे देश की महिलाएं जो है वो भी सशक्त होगी, इम्पावर्ड होगी। और ये बात सिर्फ किसी एक कंट्री पे लागू नहीं होती, बल्कि ये बात जो है वो पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है। लगभग 50% पार्ट जब महिलाओं का है, तो महिलाएं अगर सशक्त होगी तभी तो हम पूरी तरीके से जो है वो डेवलपमेंट कर सकेंगे, पूरी तरीके से हम सशक्त हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो महिलाओं का एम्पावरमेंट, महिलाओं को एम्पावर करना बहुत आवश्यक है। महिलाओं के साथ हम जानते हैं बहुत सारे ऑफेंसेस है जो महिलाओं के साथ होते हैं, और इसके संबंध में बहुत से लॉ बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ लॉ बना देना ही काफी नहीं है, कानून होना ही पर्याप्त नहीं है। कानूनों का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, महिलाएं जो हैं उनको भी खुद के अधिकार के बारे में, खुद के उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर होना जरूरी है। अगर महिलाओं को पता ही नहीं होगा कि उनके लिए ये राइट्स बने हुए हैं, उनको ये राइट है, तो कैसे वो रेमेडी लेगी? अगर उनको नहीं पता होगा तो कैसे वो रेमेडी लेगी? तो महिलाओं में खुद में भी अवेयरनेस होना और उनका अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। और राज्य को भी चाहिए कि जो भी कानून बने हुए हैं उनको अच्छी तरीके से लागू किया जाए, ताकि महिलाएं जो है वो पूर्ण रूप से विकास कर सके। महिला आगे बढ़ेगी तो ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का विषय है बहुत सेंसिटिव विषय है, और ये हमको जैसे कि अगर हमको ऐसे राइटिंग करना है तब भी हमारे काम आता है, और उसके अलावा हमें लॉ के रिगार्डिंग जानना है कि महिलाओं के संबंध में कौन कौन से लॉ है, कौन कौन से एक्ट्स बने हुए हैं। तो उसके विषय में भी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से कानून बने हुए महिलाओं को लेके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 15 क्लोज 3। हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार जो है वो देता है। और उनमें से आर्टिकल 15 क्लोज 3 बात करता है कि राज्य, अगर राज्य को सही लगे, राज्य को लगता है ऐसा करना जरूरी है, तो राज्य महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो है वो विशेष कानून बना सकता है। तो लॉ ने, जो स्टेट ने जो विशेष कानून बना रखे हैं, बहुत सारे एक्ट्स बना रखे हैं जो कि स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए हैं। वो क्यों बना रखे हैं? राज्य को पावर कहाँ से मिली है? तो राज्य को वो पावर मिली है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसका आर्टिकल 15 क्लोज 3 से राज्य को पावर मिली है कि वो किसी बालक के लिए भी प्लस महिलाओं के लिए भी कोई विशेष कानून बना सकते हैं। तो इसके संबंध में राज्य ने बहुत सारे कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। तो आज मेनली हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा कानून किसके संबंध में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। देखिए आईपीसी जो है वो हमारे देश का मेजर पीनल कोड है। सारे ऑफेंसेस, लगभग सभी ऑफेंसेस जो हैं वो आईपीसी में डाल रखी हैं। उसके अलावा आईपीसी 1860 की है, तो 1860 के बाद जो नए नए ऑफेंसेस आए तो कुछ तो आईपीसी में इंसर्ट कर दिए बाय द अमेंडमेंट एक्ट, और कुछ एक के लिए फिर अलग अलग स्पेशल लॉज भी बनाए गए, जैसे कि एनडीपीएस बनाया गया, पॉक्सो बनाया गया, बहुत सारे अलग अलग लॉज भी, पीनल लॉज भी बने हुए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी की, कि आईपीसी में महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून जो है वो बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड के बारे में। हमने देखा है कि महिलाओं पर एसिड अटैक किया जाता है। यही समस्या जो है वो 2013 से पहले और उसके आसपास बहुत रही, और तब तक इसके संबंध में कोई कानून जो है वो नहीं था। कानून नहीं था, इसके लिए फिर क्या किया गया? आईपीसी में अमेंडमेंट करके 2013 में जो है वो सेक्शन 326A एंड 326B जो है वो इंसर्ट की गई। 326A एंड 326B ये बेसिकली एसिड अटैक के बारे में है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर एसिड अटैक करता है तो उसके रिगार्डिंग जो है उसको कितनी पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। क्या होता है जनरली, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, लड़के का ईगो हर्ट हो गया, तो क्या कर दिया? एसिड फेंक दिया। एसिड फेंकने से क्या हुआ? महिला का पूरा जीवन तबाह हो गया।
तो ये जो है बहुत गंभीर समस्या है। तो इसके लिए इसमें कानून बनाया गया, आईपीसी में अमेंडमेंट करके 326 ए एंड 326 बी जो है वो बनाया गया। इसके संबंध में एक मूवी भी है छपाक, जो कि दीपिका पादुकोण की मूवी है, जिसमें लक्ष्मी होती है जो खुद एक एसिड अटैक की विक्टिम रही हुई है। लक्ष्मी जो एसिड अटैक की विक्टिम रही हुई है, उसको लेकर वो पूरी मूवी बनाई गई है। तो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बना है सेक्शन 326 ए। सेक्शन 326 ए जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला पे एसिड अटैक करता है जानबूझ के, वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, तो उसको ग्रीवियसली हर्ट करता है एसिड को यूज करते हुए, तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी? 10 इयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा जो है उस व्यक्ति को दी जा सकती है। और उसके अलावा देखिए 326 भी बात करता है कि अगर 326 ए में तो क्या हुआ है, एसिड जो है वो फेंक दिया है, एसिड अटैक कर दिया गया है और एसिड अटैक करके उस महिला को ग्रीवियसली हर्ट किया गया है। 326 बी जो है वो बात करता है, इसमें क्या किया गया है, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया है, मे बी किसी भी वजह से वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अटेम्प्ट करना भी, अगर अटेम्प्ट कर रहे हो एसिड अटैक का, एसिड फेंकने का, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है और उसको पनिशेबल बनाया गया है अंडर सेक्शन 326 बी कि अगर कोई भी व्यक्ति वॉलंटियरली किसी महिला पे एसिड अटैक करने का कोशिश करेगा, कोई प्रयास करेगा, तो उसकी पनिशमेंट होगी 5 to 7 ईयर्स। चूंकि यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट है तो इसलिए पनिशमेंट 5 to 7 है। और 326 ए में क्या है कि एसिड अटैक कर ही दिया है तो उसके लिए फिर पनिशमेंट जो है वो अधिक है, 10 ईयर से लेके इम्प्रिजनमेंट तक। तो ये महिलाओं के खिलाफ होने वाला एक ऑफेंस है कि महिलाओं पे एसिड अटैक किया जाता है। तो आईपीसी में इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजन किए गए हैं कि एसिड अटैक होगा तो महिला जो है वो जो पुरुष है जिसने ऑफेंस कमिट किया है या कोई भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसको ये जो सजा है वो दी जाएगी। तो ये महिलाओं के संबंध में सेक्शंस दे रखे हैं। उसके बाद में महिलाओं के साथ जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें से जो सबसे गिनहोना, सबसे बड़ा ऑफेंस, सबसे मुख्य ऑफेंस है वो कौन सा है? रेप का ऑफेंस है वो महिलाओं के साथ किया जाता है जो महिला की जीवन जो है उसको बिल्कुल नर्क के समान कर देता है। तो इसके संबंध में प्रोविजन जो है वो आईपीसी के 375 जो है उसमें डिफाइन किया गया है कि रेप जो है वो किसे कहेंगे। और उसके बाद में 326 जो है 375 में डिफाइन किया है रेप किसे कहेंगे और 376 जो है उसमें रेप के लिए जो है वो पनिशमेंट्स बताई गई है कि अगर किसी महिला के साथ रेप किया जाता है तो उस पर्सन को जो है वो इतनी पनिशमेंट्स जो है वो दी जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स 376 जो है वो रेप की बात करता है तो 376 में भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे इन द ईयर ऑफ 2013 में अमेंडमेंट्स हुए थे। कब हुए? निर्भया रेप केस जो हुआ था जिसने देश को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया था, उस घटना के बाद क्रिमिनल लॉज में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, खासकर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट हुए थे। 376 ए बी जो है ये इसके बाद में जो है इस तरीके से इंसर्ट की गई थी। तो 376 ए बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो महिला के साथ रेप इस तरीके से करता है कि जो विक्टिम है उसकी मृत्यु हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में हो जाती है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा वो हमें बताता है 376 ए। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent vegetative state of victim 376 ए बात करता है। देन 376 ए बी को इंसर्ट किया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में जो है वो ए बी जो है जोड़ा गया है। 2018 में पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वीमेन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज कि अगर कोई महिला है, महिला तो क्या कहेंगे हम, बालक ही कहें ना उसको, हालांकि आईपीसी के अकॉर्डिंग तो कोई भी महिला हो चाहे उसकी उम्र 2 वर्ष हो या 2 महीने हो या 20 वर्ष हो वो सब महिला कही जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई महिला है उसकी आयु है यहाँ पे 12 ईयर्स से कम, उसके साथ अगर रेप किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स और ज्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी 12 साल से कम आयु की महिला के साथ रेप कर रहे हो तो वो ऑफेंस जो है वो आपका अपने आप में और ज्यादा ग्रीवियस हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन जो है वो दे रखे हैं 376 ए बी में। और उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 376 बी। 376 बी बात करता है कि
जो पति एंड पत्नी है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो सेपरेटली रह रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली रह रहे हैं, और उसके बाद में अगर हस्बैंड जो है विमेन उस अपनी महिला को, अपनी जो पत्नी है, क्योंकि उनमें सेपरेशन हो चुका है, और उसके बाद में भी अगर सेक्सुअल असोल्ट करता है तो वो भी रेप माना जाएगा, और उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 376 बी, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो ड्यूरिंग सेपरेशन जो ड्यूरिंग सेपरेशन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा, और उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 376 बी जो है वहां पर दे रखी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑफेंस दे रखा है 376 सी। 376 सी में क्या है, जहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, कोई पर्सन जो इन अथॉरिटी है वो अगर रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 376 सी में, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। कोई पर्सन है, कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई जेलर है, इनके काम क्या है, पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जो देश के रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाते हैं, देन इन दैट सिचुएशन क्या पनिशमेंट होगी उनके लिए, वो बताया है सेक्शन नंबर 376 सी में। उसके बाद में सेक्शन 376 डी जो बात करता है गैंग रेप की, यानी जहां पे मोर देन वन पर्सन मिलकर किसी महिला को एक साथ सेक्सुअली असोल्ट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो फिर गैंग रेप में आता है, और गैंग रेप की डेफिनेशन एंड गैंग रेप की पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन नंबर 376 डी में। उसके बाद में अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में 376 ABDA जो है उसको इंसर्ट किया गया, और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ जिसकी आयु है 16 वर्ष से कम गैंग रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 376 DA, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज। 376 DA हमको बताता है। देन लास्ट 376 GB ये बताता है कि अगर कोई महिला है उसकी आयु है 12 वर्ष से कम, तो 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर गैंग रेप किया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 376 GB। तो इस तरीके से आईपीसी की सेक्शन 376 A, B, C, D एंड D, A एंड D, B, तो ये सारे प्रोविजंस हैं जिनमें अगर किसी महिला के साथ रेप किया जाता है तो उनके लिए क्या पनिशमेंट्स होगी वो सारी बताई गई है। तो रेप जो है वो एक मुख्य ऑफेंस है जो किसी महिला के साथ किया जाता है। अब देखिए ये तो बात हुई आईपीसी की कि आईपीसी में वो ऑफेंसेस मेनली जो दे रखे हैं। वेल देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन का मतलब क्या होता है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध का मतलब क्या होता है, या महिलाओं के अपराध। ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन का मतलब होता है, देखिए ऐसे तो बहुत से ऑफेंसेस हैं, मतलब सारे ही ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि महिलाओं के अगेंस्ट हो सकते हैं। जैसे चोरी मतलब पॉकेट मार लिया महिला की तो वो तो पुरुष को भी मार सकते हैं, मतलब चोरी जो है उसका ऑफेंस पुरुष के साथ भी हो सकता है महिलाओं के साथ भी हो सकता है। लेकिन कोई ऑफेंस ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ महिला के साथ ही हो सकता है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो सिर्फ और सिर्फ एक महिला के साथ हो सकता है, जैसे कि रेप है, सेक्सुअल असोल्ट है, ठीक है, ये सारे जो है वो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में आते हैं, जैसे डॉवरी हो गया है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं और लॉज की कि उन और कौन से लॉ बने हुए हैं इंडिया में जो कि विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं और जिनकी जानकारी जो है वो महिलाओं को होनी चाहिए। तो अगला जो लॉ है जिसको हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का। तो डाउरी जो है जो पहले एक वरदान के रूप में हुआ करता था एक महिला के लिए, कि एक महिला के जो पेरेंट्स हैं अपनी बेटी को जब उसका विवाह करते थे उसके साथ कुछ वस्तुएं कुछ धन देते थे ताकि उनकी बेटी जो है वो ससुराल जाके एकदम ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जिए और कोई कमी उसे ना रहे। तो एज ए गिफ्ट जो वो वस्तुएं देते थे प्राचीन काल में, समय के साथ साथ क्या हुआ, वो जो वरदान था किसी महिला के लिए वो उसके लिए अभिशाप बन गया। उस अभिशाप कैसे बना कि इसकी वजह से
ससुराल वाले और पति ने प्रेशर डालना शुरू किया कि हमको तो डॉवरी चाहिए, इतनी डॉवरी चाहिए, उस तरीके से मारना पीटना और यहाँ तक कि डॉवरी डेथ तक जो है वो होने लग गया। तो इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से एक्ट बना हुआ है, द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। देखिए ये एक्ट तो बना ही हुआ है, ये एक्ट किसके लिए है? डॉवरी को प्रोहिबिट करने के लिए, कि डॉवरी जो है उसका लेना या देना जो है वो नहीं किया जाएगा। तो डाउरी सिस्टम जो है वो इंडिया में आज से नहीं है, डाउरी सिस्टम इंडिया में बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से है, लेकिन पहले जो था वो अलग रूप में था और आज के समय जो डाउरी सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है वो अलग रूप में हमको देखने को मिल रहा है। द डाउरी सिस्टम इन इंडिया रेफर्स टू द ड्यूरेबल गुड्स, cash and real or movable property that the bride's family gives to the groom, his parents and his relatives as a condition of the marriage। तो मैरिज में जो एक शर्त के रूप में जो दुल्हन होती है उसके या तो पिता या माता या रिलेटिव जो है वो जो दूल्हा होते हैं या तो उनको खुद को या उनके रिलेटिव्स को जो विवाह के समय जो भी भेंट देते हैं वो सारी किस में आती है? डाउरी में आती है। अब देखिए डाउरी के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ ही है जो कि डाउरी लेने या देने को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। लेकिन आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें भी इसकी रिगार्डिंग प्रोविजन है कि अगर किसी ने डाउरी डेथ कर दी है यानी दहेज के लिए हत्या कर दी है, दहेज के लिए किसी की मृत्यु कारित कर दी है, देन उसके लिए पनिशमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे वो प्रोविजन कर रखा है? वो सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 304B। सेक्शन नंबर 304B इंडियन पेनल कोड जो है वो बात करता है डाउरी डेथ के बारे में, और इसके लिए पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर टू LI। अगर कोई भी व्यक्ति जो चाहे महिला का हस्बैंड हो या उसका कोई रिलेटिव हो, किसी भी महिला की डाउरी के लिए जो है वो डेथ तक कर देता है, क्रूअल्टी उसके साथ करता है और डेथ कर देता है, तो वो सभी डाउरी डेथ में आएगा सेक्शन 304B में। और इसके साथ साथ देखिए क्रूअल्टी, महिला के साथ जो क्रूअल्टी की जाती है बाय हर हस्बैंड और बाय द रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड, वो आती है सेक्शन नंबर 498A में। आईपीसी का सेक्शन 498A बात करता है क्रूअल्टी के बारे में कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वीमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, तो उसके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट है वो दे रखी है 498A में। तो ये भी एक ऑफेंस बनाया गया है, क्रूअल्टी भी नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर हस्बैंड के नातेदार ही क्यों ना हो। अब हम आते हैं सेक्शन 354। आईपीसी की सेक्शन 354 जो है वो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेग हर मोडेस्टी, कि विमेन की जो मोडेस्टी है उसको आउटरेग करने के लिए उस पे जो भी क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है या कोई असोल्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो बताया गया है सेक्शन नंबर 354 में। उसके बाद में 354A, सेक्शन 354A, B, C and D, ये जो प्रोविजंस है ये भी आईपीसी में शुरू से नहीं है, बल्कि ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद जो है ये प्रोविजंस जो है वो इंसर्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 354A की। 354A में सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसे कहते हैं और उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी वो 354A में बताया गया है। और इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत एक वाइड डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट को ही सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना है। अगर कोई किसी महिला के साथ कोई कमेंट करता है, कुछ वल्गर कुछ चीजें उसको दिखाता है, तो वो सभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में मानी जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 354B। सेक्शन 354B बात करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब, कि अगर किसी महिला को निवस्त्र करने के आशय से उस पे अगर हमला किया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो 354B में है, बताया गया है। उसके बाद में 354C वॉयरिज्म यानी कि दृश्य रतिकता, जब महिला ये एक्सपेक्ट कर रही है अपने प्राइवेट स्पेस में है कि कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देख रहा है, और जब कोई व्यक्ति उसको देख रहा होता है, जब अपने प्राइवेट प्लेस में है, प्राइवेट स्पेस में है, मान लीजिए कपड़े चेंज कर रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन में है, तो उसे हम बोलते हैं वॉयरिज्म यानी कि दृश्य रतिकता, जिसको बताया गया है सेक्शन नंबर 354C में। नेक्स्ट है 354D स्टॉकिंग, पीछा करना।
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, पीछा चाहे वो फिजिकली कर रहा हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहा हो, अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर वो कोई पर्सन किसी को मॉनिटर करता है, स्टॉक करता है बार बार, और जबकि वो महिला नहीं चाहती कि वो उसको स्टॉकिंग करे, तो वो ऑफेंस आता है सेक्शन नंबर 354D में, स्टॉकिंग का। तो ये भी मुख्य ऑफेंस है जो किसी महिला के अगेंस्ट हो सकते हैं। उसके बाद में ऑफेंस है सेक्शन नंबर 366A, जो प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, यानी कि जो प्राप्त जो लड़की है, जो कैसी है, माइनर है, अवयस्क है, उसका उपापन करते हैं, वो बताया गया है। 366B में इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेश से किसी गर्ल को इंपोर्ट किया जा रहा है, वो एक ऑफेंस बताया गया है। 509 में जहां पे कोई वर्ड, जेस्चर और एक्ट किया जा रहा है इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वीमेन, किसी महिला की जो मोडेस्टी है उसको इंसल्ट करने के लिए कोई भी शब्द, कोई भी अंग विक्षेप, ऐसा कुछ भी किया जा रहा है, तो वो भी ऑफेंस है अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी में ये सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं जो कि किसी महिला है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो महिलाओं को भी इनकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं और कौन सा एक्ट है जो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। तो नेक्स्ट एक्ट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। 1956 का ये जो एक्ट है ये बेसिकली बनाया गया है महिलाओं का, महिलाएं जो प्रोस्टिट्यूशन में होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जो महिलाएं होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है कि महिलाओं का जो इमोरल ट्रैफिकिंग होती है उसका प्रोहिबिट जो है वो कर दिया जाना चाहिए। तो 1956 का ये एक्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट इमोरल ट्रैफिकिंग जो होती है विमेन को, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए ये पास किया गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1956, एम्स टू प्रिवेंट इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स। तो जो भी महिलाएं और लड़कियां होती हैं उनकी जो भी इमोरल ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये अधिनियम जो है वो बनाया गया है। The law includes clauses on running brothels, persons living off the earning of prostitutes, procuring or inducing persons to practice prostitution, terms used by the Act, rescuing and rehabilitating persons employed in this work and more। तो बेसिकली ये एक्ट जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स जो है उनके लिए है कि कैसे उनको इस एक्ट को प्रोहिबिट किया जाए, कैसे महिलाओं का जो इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जाए और कैसे उनको रिहेबिलिटेट जो है वो किया जाए। तो ये एक्ट है बेसिकली महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके संबंध में जो ऑफेंस हो रही हैं, उनकी जो इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही है उनको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम जिस एक्ट की बात कर रही हैं वो है डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसकी बात हमने आईपीसी के रेफरेंस में तो ऑलरेडी कर ली है कि डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बनाया गया है स्पेसिफिकली, जो किसके लिए है। आईपीसी में तो क्या है, आईपीसी में तो है जब डॉवरी से किसी महिला की मृत्यु हो गई है तो, या फिर किसी महिला के साथ क्रूअल्टी हो रही है तो 498A में वहां पे पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन डॉवरी लेना और देना, गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, उसको जो है प्रोहिबिट कहाँ किया है, उसको आईपीसी में तो कहीं प्रोहिबिट नहीं किया है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है इन दिस एक्ट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये एक्ट बेसिकली किसके लिए बना है, डाउरी का लेना और देना, ना तो कोई डाउरी लेगा ना कोई डाउरी देगा, उसको बिल्कुल रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट जो है वो बना है। इसमें डाउरी को डिफाइन किया है और बताया है कि the Dowry Prohibition Act 1961 outlawed giving or receiving dowry and made it a punishable offence। अगर कोई भी व्यक्ति डाउरी लेता या देता है तो उसको जो है एक punishable offence बनाया गया है। The imprisonment would be for a term which shall not be less than 5 years and a fine। अगर डाउरी ली या दी जाएगी तो पनिशमेंट कितनी होगी, 5 years तक की जो है वो हो सकती है। तो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी एक एक्ट है जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है कि महिलाओं को जो डाउरी जो एक अभिशाप के रूप में उभर कर आया है उसको बंद किया जाना चाहिए, तो उसको ऑफेंस जो है वो घोषित किया गया है, प्लस उसके लिए पनिशमेंट्स भी बताई गई है। नेक्स्ट एक्ट है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। सती प्रथा,
देखिए, हमारे समाज में प्राचीन काल में बहुत कुरीतियां जो है वो थी, और उनमें से एक कुरीति थी सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी, तो उस पति के साथ साथ महिला को भी जलना होता था, महिला को भी अपना जीवन जो है वो समाप्त करना होता था। तो उसी को ही सती प्रथा कहते हैं। तो इस कुरीति को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए ये एक्ट लाया गया, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। ये एक्ट जो है वो सती प्रथा पे पूर्णतः रोक लगाता है और उसको जो है वो ऑफेंस घोषित करता है। सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 इज अ लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन 1987। ये जो एक्ट है ये सिर्फ राजस्थान में है, ठीक है, यानी कि ये एक लोकल लॉ है, क्योंकि राजस्थान में ये प्रथा जो है वो अधिक थी। इट बिकेम एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद द एनेक्टमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 इन 1988। द एक्ट सीक्स टू प्रिवेंट सती, द वॉलंटरी और फोर्स्ड बर्निंग और बरिंग अलाइव ऑफ अ विडो, and to prohibit glorification of this action through the observance of any ceremony, participation in any procession, creation of a financial trust, construction of a temple, or any actions to commemorate or honor the memory of a widow who committed sati। तो सती प्रथा का जो निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया है वो सती प्रथा को पूर्ण तरीके से रोक लगाता है, और जो व्यक्ति ग्लोरीफाई करते हैं किसी महिला के इस एक्ट को, उसको भी रोकते हैं। तो सती प्रथा, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये एक लॉ है महिलाओं के संबंध में। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये जो अधिनियम है किसके लिए बनाया गया है। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, यानी घरेलू हिंसा जो होती है, घरेलू हिंसा कहाँ पे होती है, जो उसके परिवार के अंतर्गत, उसके कुटुंब के अंतर्गत होती है, जो चाहे उसका हस्बैंड करे, हस्बैंड का रिलेटिव करे, या उसकी अगर खुद के फैमिली वाले भी करते हैं, तो वो सभी भी इसके दायरे में आते हैं। इवन अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, अगर मैरिज नहीं कर रखी है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है विद हर हस्बैंड, विद हर पार्टनर, तो अगर पार्टनर या उसका कोई भी रिलेटिव वो भी अगर वायलेंस करता है, तो वो महिला भी एग्रीव्ड वीमेन की लिस्ट में जो है वो मानी जाएगी, और वो एक्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो माना जाएगा। तो ये एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से, घर में उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उससे बचाने के लिए बनाया गया है, और इस एक्ट में महिलाओं को कई तरीके की रेमेडी जो है वो दी जाती है। जैसे उनका राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें रहे, मॉनेटरी रिलीफ जो है वो भी उनको दी जाती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो ग्रांट किया जाता है। तो इस तरीके से उनको जो है कई सारे ऑर्डर्स उनके फेवर में दिए जाते हैं जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा महिलाओं को दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक्ट क्यों बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिजर्व द फैमिली एंड रेगुलेट एंड इम्प्रूव मैटर्स फॉर द फ्यूचर रादर देन पास्ट जजमेंट्स और पनिश पास्ट बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर के लिए पनिशमेंट करने की बजाय, पनिशमेंट देने की बजाय, जो फ्यूचर में जो व्यवहार होना है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो है ये अधिनियम जो है वो बेसिकली बनाया गया है। अगला हमारा अधिनियम जो किसी महिला के लिए बनाया गया है वो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। देखिए, महिला, ये कौन सी महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, ऐसी महिलाएं जो कि कामकाजी है, ऐसी महिलाएं जो कि वर्क कर रही है, तो उनको वर्क प्लेस पे भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो वर्क प्लेस पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सेक्सुअली अगर कोई ऑफेंस उनके साथ होता है तो वो अगर ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अधिनियम जो है ये बनाया गया है। देखिए, ये अधिनियम है 2013 का, लेकिन इस अधिनियम के पास होने से पहले इन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइंस इशू की थी, और वही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा था ऑन वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। और 2013 में जो क्या किया गया,
इसको एक एक्ट के रूप में जो है वो बना दिया गया। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हो रहा है महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे, उसके रिगार्डिंग विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद में ही जो है ये अधिनियम बनाया गया इन 2013। तो इसका एक्ट क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013 वाज टू मेक द वर्क प्लेस ए सेफर प्लेस फॉर वीमेन एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो जो महिलाओं का वर्क प्लेस है वो महिलाओं के काम करने के लिए एक सेफ प्लेस हो, क्योंकि अगर वो काम करने के लिए सेफ प्लेस हुआ, महिला ने अगर वहां पे सेफ फील किया, तब ही तो वो काम कर पाएगी, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 क्लोज और आर्टिकल 19(1)(g) जो है वो सभी व्यक्तियों को राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय कर सकते हैं। तो वो राइट एक महिला को भी है, तो महिला को वो राइट वहां पर भी मिला है। आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष सभी समान है। तो इस तरीके से महिलाओं को राइट्स मिले हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए फिर लॉज भी तो होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से ये अधिनियम बनाया गया है कि महिलाएं जो है वो अपने वर्क प्लेस जो है वहां पर भी सेफ रहे। नेक्स्ट जो एक्ट है जो महिला के लिए बनाया गया है, जो लॉ है, वो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो महिलाओं को इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट ना किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, वो अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम बनाया गया था 1986 में। देखिए आईपीसी में भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है। आईपीसी की सेक्शन जो है, आईपीसी का सेक्शन 292 भी जो है वो प्रोहिबिट करता है कि ऐसा कोई भी लिटरेचर जो कि ऑब्सीन हो उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका पब्लिशमेंट भी पब्लिश उसको नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो जो लॉ है वो स्पेसिफिकली विमेन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, चाहे वो विमेन का हो या पुरुष का हो, दोनों के लिए है। तो इसके लिए क्या है, एक सेपरेट लॉ जो सिर्फ महिलाओं के लिए है वो बनाया गया इन 1986, जो महिलाओं को किसी भी तरीके से, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में और किसी भी तरीके से जो है, किसी भी राइटिंग में या ऑरल या किसी भी तरीके से महिलाओं का जो है इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसको रोकने से लिए और उसको बचाने के लिए ये जो अधिनियम है वो पास किया गया है महिलाओं के लिए। अगला जो अधिनियम है, इतने ही अधिनियम जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इतने ही लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ये जो एक्ट्स है बेसिकली बनाए गए हैं महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।